हेलो स्टूडेंट्स, अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में उत्सर्जन की क्रियाविधि। इससे पहले आप जान चुके हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। शरीर के लिए अनावश्यक व हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। ये बात आप इससे पहली वीडियो में जान चुके हैं। हमने उसमें आपको ये भी बताया था कि मनुष्य के मुख्य या प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होते हैं और मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि भाई उत्सर्जी अंग किस प्रकार से कार्य करके इस यूरिया को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। कल हमने आपको यह भी बताया था कि मनुष्य के वृक्क की यानी किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वह एक वृक्क नलिका होती है और वृक्क नलिका की संरचना को भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई वृक्क नलिका के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक उसका कप शेप भाग होता है जिसे हम कहते हैं बोमेन संपुट, और उसके पश्चात उसका नलिका युक्त भाग होता है। नलिका युक्त भाग में फिर हमने बताया था एक कुंडलित भाग होता है, एक निकटस्थ कुंडलित भाग होता है, फिर एक हेयर पिन की तरह एक लूप बनता है जिसे हम हेनले लूप कहते हैं। उसके पश्चात पुनः ये कुंडलित हो जाता है जिसे हम कहते हैं दूरस्थ कुंडलित भाग, और ये संग्राहक नलिका में खुलता है। संग्राहक नलिका बहुत सी फिर जाके हाइलम में खुलती हैं और हाइलम जो है मूत्र नली में खुलता है, मूत्र नली मूत्राशय में, और मूत्राशय जो है मूत्र नली के द्वारा शरीर से बाहर खुल जाता है। ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं। आज हम अध्ययन करेंगे कि भाई ये उत्सर्जन जो है ये इसकी क्रियाविधि क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है, तो उत्सर्जन की क्रियाविधि को भी हम दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग रहेगा जिसमें हम देखेंगे यूरिया का निर्माण, और दूसरा हिस्सा है मूत्र का निर्माण। वास्तव में अगर देखा जाए तो वृक्क जो है उत्सर्जन का कार्य तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ हमारे शरीर में जल और आयनों का संतुलन बनाए रखने का कार्य भी वृक्क का ही है। तो वृक्क उत्सर्जन और उत्सर्जन के साथ साथ शरीर के भीतर जल और आयनों का संतुलन बनाए रखने का कार्य भी पूरा करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिया, और यूरिया का निर्माण कहां होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। जब जो प्रोटीन हम खाते हैं, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हमारी डाइट में क्या होता है, प्रोटीन, और उत्सर्जी पदार्थ में मुख्यतः यही नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप बनते हैं एमिनो अम्ल, और एमिनो अम्ल का जब उपापचय होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो बन जाती है अमोनिया। और ये अमोनिया चूंकि एक बहुत विषैली गैस है, इसे भेज दिया जाता है कहां, यकृत में, और वहां पर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एंजाइमों की सहायता से एक चक्रीय मैकेनिज्म के द्वारा बदल जाती है यूरिया में। अगर मैं इस इक्वेशन केमिकली से दिखाऊं तो ये बनता है दो अणु अमोनिया के, एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड का, एंजाइमों को साथ से चक्रीकरण प्रक्रिया है, ये यूरिया है बच्चों, और ये बन जाता है जल। ये आपकी इक्वेशन जो है मैंने संतुष्टि के लिए लिखी है, आप इसे छोड़ सकते हैं।
लेकिन ये कार्य, ये मैकेनिज्म होता है हमारे यकृत में, तो बन जाता है यूरिया। अब ये यूरिया चूंकि अमोनिया बना तो अमोनिया था, लेकिन ये विषैला पदार्थ है, तो इसे कम हानिकारक पदार्थ किसमें बदल जाता है? यूरिया में। और ये यूरिया रुधिर में छोड़ दिया जाता है और रुधिर वाहिनियों के द्वारा ये लाया जाता है कहां? वृक्क में, क्योंकि इस यूरिया का रुधिर से बाहर निकलना जरूरी है। तो अब हम आते हैं दूसरे मैकेनिज्म में, जो है मूत्र का निर्माण। तो यूरिया का निर्माण आपने देख लिया, हमारा मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया ही है, जो बना है यकृत में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की सहायता से। और अब ये यूरिया पहुंचा दिया जाता है वृक्क में। अब वृक्क इसे बाहर निकालने का मैकेनिज्म पूरा करते हैं मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा। सबसे पहले क्या होता है, देखिए, अगर आप वृक्क नलिका की संरचना को देखें तो वृक्क नलिका की संरचना में हमने बताया था कि इसके भीतर जो हमारी वृक्क धमनी है उसकी एक शाखा प्रत्येक वृक्क नलिका के भीतर प्रवेश करती है। इसे हम क्या कहते हैं? अभिवाही धमनिका। और ये इस बोमेन संपुट, जो वृक्क नलिका का कपनुमा भाग है, उसमें जाके छोटी छोटी केशिकाओं का जाल बना लेती हैं। इन केशिकाओं के जाल को कहते हैं हम केशिका गुच्छ। और फिर ये केशिका गुच्छ भी आपस में सम्मिलित होकर अपवाही धमनिका में निकलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने समझाया है, ये बहुत जरूरी है आगे के सिस्टम को समझने के लिए। तो अगर हम मूत्र निर्माण की बात करें तो इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं, 3 चरण हैं। नंबर अति सूक्ष्म निस्यंद, अति सूक्ष्म निस्यंद, दूसरा है पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण, तीसरा है श्रवण। ये मुख्य 3 है। और चौथे में बन जाएगा, चौथा हो जाएगा मूत्र का निर्माण। अब अति सूक्ष्म निस्यंद क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी रुधिर क्षमता है। रुधिर हमारे शरीर में कहां क्षमता है? रुधिर क्षमता है वृक्क में, और वृक्क में भी वृक्क नलिका में। देखें, रुधिर शुद्ध कहां होता है हमारे शरीर में? फेफड़ों में। रुधिर पंप कहां होता है हमारे शरीर में? हृदय में। और रुधिर क्षमता कहां है हमारे शरीर में? वृक्क में। ये 3 अलग अलग बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो देखिए छनाई कैसे हो जाती है। अभी हमने बताया जो अभिवाही धमनिका है उसका जो व्यास है वो अधिक है, और जो अपवाही धमनिका निकली है उसका व्यास कम है। इधर व्यास ज्यादा, इधर व्यास कम, और बीच में ये अभिवाही धमनिका छोटी छोटी केशिकाओं में बट जाती है। इस कारण से जो इसके भीतर रुधिर होता है उसके ऊपर एक दाब पड़ता है, एक प्रेशर पड़ता है, और इस दाब के कारण जो रुधिर है उसमें रुधिर कणिकाओं को छोड़कर और प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन को छोड़कर सारा रुधिर छन कर जो है इस बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है। यानी कुछ प्लाज्मा प्रोटीन बचते हैं और रुधिर कणिकाएं बचती हैं रुधिर में से, बाकी सारा का सारा रुधिर छनकर कहां जाता है? बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है। इस क्रिया को ही कहते हैं हम अति सूक्ष्म निस्यंद, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बहुत ही फाइन फिल्टर है ये। प्रोटीन में से भी जो बड़े प्रोटीन हैं वो रुक जाते हैं, छोटे प्रोटीन छनकर आ जाते हैं। अब ये जो अति सूक्ष्म जो ये फिल्ट्रेट है, जो निस्यंद है, जो छन के आया है, जो क्षणित है, जो आया है छन के, ये बोमेन संपुट से आता है निकटस्थ कुंडलित भाग में। क्या ये सारा का सारा ही संग्राहक नलिका भेज दिया जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें अभी बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक जो पदार्थ हैं वो इसके अंदर हैं। अगर ये भी बाहर निकल गए
तो व्यक्ति के तो बहुत सारी डाइट, बहुत अच्छी डाइट उसे बार बार लेनी पड़ेगी और वह कमजोरी भी महसूस करेगा। तो अतः इसके भीतर से कुछ जल, इसके भीतर शर्करा, एमिनो अम्ल और कुछ खनिज लवण, वो वापस ये जो केशिका का जाल इस कुंडलित भाग के चारों ओर और हेनले लूप के चारों ओर फैला हुआ इस पूरे हिस्से में से ये भाग जो है वापस रुधिर में ले लिया जाता है, चाहे अक्रिय निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा, चाहे सक्रिय अवशोषण के द्वारा ये हिस्सा वापस ब्लड में चला जाता है। यानी जो लाभदायक शर्करा है, कुछ एमिनो अम्ल और कुछ लवण जो क्षनित है उसमें से, और इसे ही कहते हैं हम पुनः अवशोषण। अब एक और चीज है श्रावण। इसे यहीं पर ही जो भाग, जो लवण या कुछ यूरिया या कुछ अन्य पदार्थ जो ऊपर छन्ने से रह गए थे वो भी वापस रुधिर में दे दिए जाते हैं, इसे कहते हैं श्रावण। इसके पश्चात इसमें से पुनः फिर ये पूरी कुंडलित नलिका में से गुजरता है, पुनः जल और कुछ लवण जो है वापस ले जाते हैं। अब शेष जो बचता है वो बचता है जल, कुछ लवण और यूरिया। ये लवण हानिकारक है और यूरिया, इसे ही कहते हैं बच्चों मूत्र। यानी यहां तक पहुंचते पहुंचते ये मूत्र बन जाता है और ये मूत्र जाता है संग्राहक नलिकाओं में। संग्राहक नलिकाओं से जाएगा कहां? हाइलम में। हाइलम से कहां जाएगा? मूत्रवाहिनी से। मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में, और मूत्राशय में जब वो एकत्र हो जाता है और जब मूत्राशय की दीवार पर दबाव पड़ता है तो वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सूचना भेजते हैं, वहां से संदेश आता है और आपके जो मूत्राशय से दबाव पड़ता है, संकुंचन होता है और मूत्र नली के द्वारा आप मूत्र का त्याग कर देते हैं, जिससे आपको रिलैक्स महसूस होता है। तो ये होती है पूरी प्रक्रिया जो कि उत्सर्जन की क्रियाविधि है। इसे एक बार थोड़ा सा और जल्दी से देखते हैं। हमारा मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया। यूरिया का निर्माण अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से होता है यकृत में। यकृत इस यूरिया को रुधिर में छोड़ देता है। अब रुधिर में ये रक्त छनाई के लिए जाता है वृक्क में, क्योंकि ये छनाई का कार्य वृक्क को करना है, उत्सर्जन का असली कार्य वृक्क को करना है। वृक्क की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो वृक्क नलिका। वृक्क नलिका में एक बोमेन संपुट है, उसका निकटस्थ कुंडलित भाग है, हेनले लूप है, दूरस्थ कुंडलित भाग है जो कि खुलते हैं संग्राहक नलिका में। अब बोमेन संपुट में जो वृक्क धमनी है उसकी अभिवाही धमनिका, जिसका की व्यास अधिक होता है, वो प्रवेश करती है और वहां पर छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है, जिसे कहते हैं केशिका गुच्छ। और जो अपवाही धमनी बाहर निकलती है उसका व्यास अभिवाही धमनी की अपेक्षा कम होता है, जिससे जो रुधिर भीतर है उस पर एक दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से रुधिर के प्लाज्मा, पूरा प्लाज्मा कुछ प्रोटीन को छोड़कर छन कर इस बोमेन संपुट में आ जाता है, जिसमें जल है, जिसमें शर्करा है, जिसमें यूरिया है, कुछ लवण है और कुछ प्रोटीन है। अब ये सभी हानिकारक नहीं है, बहुत सी चीजें जो लाभदायक हैं। तो बोमेन संपुट से बाहर जो पुनः केशिकाओं का जाल है, इसमें से कुछ जल, शर्करा, प्रोटीन और लाभदायक लवण वापस रुधिर में ले लिए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पुनः अवशोषण। और जो छनित भाग यहां पर रह गया था वो भी रुधिर में छोड़ दिया जाता है, इसे कहते हैं श्रावण। शेष नलिका से गुजरते हुए इसमें से अतिरिक्त जल और कुछ लवण भी वापस अवशोषित कर ले जाते हैं। शेष बच जाता है जल, कुछ लवण और यूरिया, जिसे हम कहते हैं मूत्र। मूत्र एक अम्लीय हल्के पीले रंग का यूरिया युक्त द्रव है, जो कि संग्राहक नलिका से जाता है कहां? हाइलम में। हाइलम से जाता है कहां? मूत्रवाहिनी में, फिर मूत्राशय
और मूत्राशय जब मूत्र से पूरा भर जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा संकेत मिलने पर मूत्र नलिका के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, जिससे उत्सर्जन की क्रिया पूरी हो जाती है। अब वृक्क के अलावा भी और भी अंग हैं जो उत्सर्जन का काम करते हैं, उत्सर्जन में सहायता करते हैं। जैसे आपने देखा था कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी एक तरह से उत्सर्जी पदार्थ है, हानिकारक है, और इसका निष्कासन किसके द्वारा हो जाता है? फेफड़ों से। तो फेफड़े भी उत्सर्जन में भाग ले रहे हैं। हमारी त्वचा में पसीनों के द्वारा कुछ लवण और जल पसीने के माध्यम से हमारी त्वचा से बाहर निकल जाते हैं, तो ये भी कुछ हद तक उत्सर्जी अंग का कार्य करते हैं। हमारा यकृत भी कुछ टॉक्सिक लवणों को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ये भी वे अंग हैं जो उत्सर्जन में मुख्य रूप से तो नहीं, लेकिन सहायक के रूप में सहायता करते हैं। तो मैं समझता हूं आपको उत्सर्जन पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि भाई उत्सर्जन की क्रियाविधि क्या है। आपने ये भी देखा होगा वे पेशेंट जिनके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, उन्हें कृत्रिम रूप से यानी गुर्दे या डायलिसिस जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से उनमें रुधिर की छनाई की जाती है शरीर से बाहर। तो उसमें भी डायलिसिस मशीन में भी छोटी छोटी नलियां होती हैं और उसके अंदर द्रव भरा रहता है। उसका दाब वैसा ही रहता है जैसा कि हमारे हमारे वृक्क में रहता है। तो उसमें से छनाई करके आर्टिफिशियली सारा ब्लड जो है उसमें से गुजारा जाता है पेशेंट का। जब छनाई हो जाती है, उस ब्लड को वापस उस व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल जो है गुर्दे, जिसे हम डायलिसिस मशीन कहते हैं, उसके द्वारा भी उन पेशेंट की जान को बचाने की कोशिश की जाती है। तो आपको उत्सर्जन अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि भाई उपापचय क्रियाओं में हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ बने हैं, उन्हें किस प्रकार से शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था हमारे शरीर में रहती है। तो आपकी कोई भी क्वेरी है इस संबंध में तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है? अगर हम पादपों में उत्सर्जन की बात करें तो भाई पादपों में उत्सर्जन, अब पादपों में कोई उत्सर्जी अंग नहीं है अलग से, इनमें अलग से कोई उत्सर्जी अंग नहीं है, लेकिन इनमें उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। उत्सर्जन की इनमें अलग अलग व्यवस्था रहती है, क्योंकि पादपों में बहुत सी मृत ऊतक रहते हैं। तो होता यह रहता है कि कोई उत्सर्जी पदार्थ होता है जो ऊतक मृत होते हैं, उनमें विसरित कर दिए जाते हैं। कुछ पौधे जो है गोंद, रेजिन के रूप में तेल या अन्य के रूप में अपने उत्सर्जन को बाहर निकालते हैं। तो पेड़ पौधे इस प्रकार से इन उत्सर्जी पदार्थों को अपने शरीर से बाहर करते हैं, जैसे गोंद, रेजिन, है ना, ऑयल। तो ये जो है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। और अधिकांश रूप में क्या करते हैं कि जो डेड टिश्यू है, मृत ऊतक हैं, उनमें कुछ भाग जो है विसरित कर दिए जाते हैं और वो उसके शरीर से अलग हो जाते हैं। पत्तियां अगर बूढ़ी हो रही होती हैं तो उनमें उत्सर्जी पदार्थ जो है संचित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पा लेते हैं। तो मैं समझता हूं ये इकाई आज हमारा जैव जो प्रकर्म है वह समाप्त होता है। इसमें कोई भी क्वेरी किसी भी टॉपिक से संबंधित हो, चाहे वो पाचन से संबंधित हो, चाहे श्वसन से, चाहे परिसंचरण से, चाहे उत्सर्जन से, आप बिना हिचक कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के धन्यवाद, गुड बाय।